तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों 11th केमिस्ट्री के हम लोग ने लेक्चर शुरू किए हुए हैं। सही है, काफ़ी सारे लेसन आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ और हम लोगों ने शुरू किया हुआ था केमिकल बॉन्डिंग, जिसका ये आखिरी लेक्चर है। आज के दिन बच्चों हम लोग इस लेक्चर के अंदर फजान्स रूल और रेजोनेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। मैं ट्राई करूंगा वापस इस लेक्चर को ज्यादा लंबा ना खींचूं। ठीक है, जितने शॉर्ट से शॉर्ट में आपको पढ़ा सकूं मैं उतना ट्राई करने वाला हूं। सही बात है। ठीक है, इसके पहले भी कई सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो 13 लेक्चर नंबर 13 है। तो इसके पहले भी बहुत सारे लेक्चर्स अपलोडेड है जहां पे मैंने अलग अलग आपको थियरीज VSEPR VBT MOT अलग अलग थियरीज आपको पढ़ाई है। तो जरूर से जाकर उन लेक्चर्स को भी देखना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। सही है, इसके बाद मैंने आपको कई सारे पैरामीटर्स पढ़ाए थे। सही है, मैंने आपको अलग अलग डाइपोल मूवमेंट्स के बारे में सिखाया था लास्ट वाले लेक्चर में। सही है। सो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले फजान्स रूल। फजान्स रूल होता क्या है और उसके बाद हम लोग जाएंगे बच्चों रेजोनेंस के ऊपर। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखने में मजा आएगा और इस लेक्चर को एंड तक देखना जरूर से। ठीक है, वैसे ही भाग मत जाना कहीं पे। और बुक और पेन पेपर उठा लो, अपने साथ बैठो, हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो, डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें मैं बोलूँगा उसे अपने बुक में लिखते जाना है, मेरे साथ साथ पढ़ते जाना है। ठीक है, चलेगा। सही है। एक और बात आपको बता दो बच्चों कि अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे ज़रूर से डाउनलोड कर देना। और आप लोग बच्चों कोई भी आपको डाउट होता है केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप लोग आ सकते हो बच्चों मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, आप मुझे आके अपने बड़ा भाई समझ के अपने मैसेजेस मेरे तक पहुंचा सकते हो। चलेगा। ठीक है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। हम लोग इस लेसन में केमिकल बॉन्डिंग्स को डिस्कस कर रहे थे और बॉन्ड्स आखिरकार फॉर्म कैसे होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। हम लोगों ने ये बात की थी बच्चों कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड और एक होता है आयोनिक बॉन्ड। ये लेक्चर के आई गेस पहले दूसरे लेक्चर के अंदर ही, लेसन के पहले दूसरे लेक्चर के अंदर ही हम लोग ने बात की हुई है। एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड उस बॉन्ड को कहते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे दिया जाए, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन कभी ले लिया जाए, उसे आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। सही बात है। वही बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। जब आप इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हो किसी दूसरे एटम्स के साथ और वो भी अपना इलेक्ट्रॉन्स आपके साथ शेयर कर रहा है, सो ऐसे बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। पर हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में भी सुना था ये और पढ़ा था कि इस दुनिया में जितने भी बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं हो सकते या फिर कंप्लीटली आयोनिक नहीं हो सकते। हर आयोनिक बॉन्ड के पास कुछ ना कुछ कोवेलेंट की प्रॉपर्टी होती है और हर कोवेलेंट बॉन्ड के पास कुछ ना कुछ आयोनिक की प्रॉपर्टी होती है। सही है। तो इसी से मिलता जुलता बच्चों एक हम लोग रूल पढ़ने वाले हैं जिनका नाम है फजान्स रूल। फजान्स रूल हमको ये समझाते हैं कि जितने भी आयोनिक बॉन्ड है ना बच्चों, उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है। सही है। ये रूल पढ़ने के बाद आप ये समझ पाओगे, कंपेयर कर पाओगे किसी भी दो कंपाउंड को, किसी भी दो एटम्स को, कि किसके अंदर ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, किसके अंदर कम कोवेलेंट कैरेक्टर है। दैट यू आर गोइंग टू डिफाइन विद द हेल्प ऑफ दिस रूल। समझ में आई बात? ठीक है। सो आ जाओ बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारे लेक्चर को। चलो बात करते हैं फजान्स रूल से। तो फजान्स रूल बात किस बारे में करता है? मैंने आपको ये बताया। फजान्स रूल हमको ये बताएगा, इट विल टेल अस कि परसेंटेज ऑफ, या फिर ऐसे लिखते हैं, या फिर आप लिख सकते हो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन आयोनिक, या फिर आप बॉन्ड की जगह कैरेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, बॉन्ड अच्छा वर्ड नहीं होगा यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ में आई बात? ठीक है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट इन द आयोनिक बॉन्ड। आपको पता है दोनों बॉन्ड अलग अलग तरीके के होते हैं। सो आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर भी कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। अब देखो जितने भी आयोनिक बॉन्ड बनाने वाले कंपाउंड्स हैं दे आर वाटर सॉल्यूबल। पहली बात, वो जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सारे के सारे वाटर में इजीली सॉल्यूबल होंगे, वो आराम से वाटर सॉल्यूबल होंगे। वहीं जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते बच्चों। ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। तो इनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर्स के अंदर अगर आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर अगर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा तो उनकी सॉल्युबिलिटी में भी इफेक्ट पड़ेगा।
साथ ही साथ उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। जितने भी आयोनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड है ना, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखो आयोनिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पता है ना आप लोग को, आयोनिक बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो भैया आयोनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट करना पड़ता, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। बट जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इट इज अ वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू द आयोनिक बॉन्ड। अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया किसी भी आयोनिक बॉन्ड का, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो गया किसी भी आयोनिक बॉन्ड का, तो इससे उस बॉन्ड की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा ना, समझ रहे हो। आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो कोवेलेंट कैरेक्टर अगर इंक्रीज होगा किसी भी आयोनिक बॉन्ड के अंदर, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में भी असर होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी में भी असर होगा। ये दो चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आ जाओ अपने टॉपिक पे, थोड़ा गहराई में जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड बनते कैसे, सवाल यहीं से शुरू होता है। आयोनिक बॉन्ड बनते हैं दो आयंस की वजह से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयन, वन इज कैटायन, वन इज अनायन, ठीक है। दो प्रकार के आयन से बच्चों, एक है कैटायन, एक है अनायन। जो कैटायन होता है उसका शेप थोड़ा छोटा होता है, जो अनायन होता है उसका शेप थोड़ा बड़ा होता है। ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन क्या, एक्चुअल में ये सीन है कि जो कैटायंस होते हैं दे आर स्मॉलर इन शेप एज कंपेयर टू अनायंस। नाउ अनायंस हैव इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भैया, ठीक है। इमेजिन करो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैंने शायद ज्यादा बना दिए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पहले तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, और इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस कैटायन ने डोनेट किया है। सही बात है, ये कोई मेटल होगा ना, मान लो कोई मेटल है, मान लो ये Na है, Na का एटम है, सपोज दैट ये Na का एटम है, सोडियम। तो सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दैट्स वाई बच्चों ये क्या है आपका अनायन, एंड दिस इज कैटायन। बात समझ में आई। नाउ इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इट हैज अ नेगेटिव चार्ज। होता क्या है पता है, जब ये अनायन का ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर ना इसके पास आता है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास आता है ना, तो इसके ये जो क्लाउड है ना, मतलब देखो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी ऑर्बिट में तो घूमते नहीं, वो एक क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्लाउड यहां पे आके ना इसकी शेप चेंज हो जाती है, इस क्लाउड की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। कैसे हो जाती है सोने दिखाता हूं। इस क्लाउड की शेप कुछ ऐसे हो जाती है, देखो ऐसे हो जाती, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे, समझ रहे हो। इसको तो होना चाहिए था स्पेरिकल, इस स्ट्रक्चर को, इस अनायन को होना चाहिए था क्या बच्चों, स्पेरिकल होना चाहिए था, पर नहीं। ये जो क्लाउड है ना, ये कैटायन से थोड़ा सा पास आता है, एज वी नो दे ऑल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये जैसे ही थोड़ा सा पास आता है ना, इसकी शेप क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है, ठीक है। इस अनायन की शेप क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है, समझ रहे हो। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। कहां गया, दिस इज नोन एज पोलराइजेशन। तो भैया अनायंस का पोलराइजेशन हो जाता है जब भी वो पॉजिटिव चार्ज के पास आते हैं। किसी भी आयोनिक बॉन्ड की बात करें, आयोनिक बॉन्ड में कैटायन अनायन है, कैटायन का शेप छोटा, अनायन का शेप बड़ा। जैसे ही आपका अनायन किसी भी पॉजिटिव के पास आता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। किसकी तरफ बेंड हो जाते हैं बच्चों, वो बेंड हो जाते हैं कैटायन की तरफ। किसकी तरफ बेंड हो जाते हैं, कैटायन की तरफ। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कौन करता है, पोलराइजेशन अनायन करता है। किसकी तरफ करता है, कैटायन की तरफ करता है। नाउ कैटायन हैज सम पावर, इसका मतलब कैटायन के पास कुछ पावर है ना, जो इसका पोलराइजेशन करवा दे रहा है। भैया इसका पोलराइजेशन हो रहा है ना, सो इट हैज सम पावर, दिस पावर इज नोन एज पोलराइजिंग पावर, ठीक है। इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पोलराइजिंग पावर। लिख दो यहां पे, पोलराइजिंग पावर। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं। वापस शुरू करूं, चलो ठीक है, सुनो वापस से एक बार मैं तुम लोगों को समझाता हूं क्या कहना चाहता हूं। हम लोग बात कर रहे हैं फजांस रूल की। फजांस रूल का मतलब क्या होता है भैया, ये हमको ये बताता है कि किसी भी आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, किसी भी आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। इससे क्या असर पड़ता है, इससे असर पड़ता है बच्चों सॉल्युबिलिटी पे, मैंने आपको बताया। इससे असर पड़ता है सॉल्युबिलिटी पे, इससे असर पड़ता है
बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट पे, क्योंकि जितना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना कोवेलेंट कैरेक्टर किसी भी कंपाउंड का ज्यादा होगा, उतना ही मैं कह सकता हूं कम सॉल्यूबल होगा, वो लेस सॉल्यूबल होगा वाटर के अंदर, और उतना ही कम उसकी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगी, बिकॉज आयनिक बॉन्ड आर मोर, ये ज्यादा होते हैं ना आयनिक बॉन्ड, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो ये भी कम हो जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, दो से बने हैं बच्चों, एक आपका कटायन, एक आपका अनायन। कटायन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, अनायन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे। कटायन का शेप थोड़ा छोटा होता है, अनायन का शेप थोड़ा बड़ा होता है, सही बात है। जैसे ही कटायन और अनायन दोनों करीब करीब आते हैं, पास पास में आते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ आते हैं, ठीक है, जोड़ी में, तो उस टाइम पे होता क्या है, अनायन का दिल फिसल जाता है कटायन को देख के, ठीक है। कटायन अनायन क्या हो जाता है बच्चों, अनायन हल्का सा टिल्ट हो जाता है, हल्का सा बढ़ जाता है किसकी तरफ, कटायन की तरफ, समझ रहे हो। इस प्रोसेस को वी कॉल इट एज अ पोलराइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन, समझ में आई बात। एंड दिस कटायन हैज अ पावर टू पोलराइज दिस अनायन, अनायन को पोलराइज करने का पावर किसके पास है, कटायन के पास है। सो दिस इज नोन एज पोलराइजिंग पावर, समझ में आई बात, ठीक है, दिस इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। ये दो फंडे आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ये समझ में आ गया बात। अब फजान्स रूल ये कहता है कि जिसकी जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, जिसके अंदर जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्या बोला मैंने, समझा, जिसके अंदर जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसके अंदर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जिसके अंदर जितना कम पोलराइजेशन होगा उसके अंदर कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ऐसा कहते हैं आपके फजान अंकल। नाउ इसके अलग अलग तरीके हैं। पोलराइजेशन होता है अनायन का, ठीक है, और पोलराइजिंग पावर किसके पास होती है बच्चों, कटायन के पास। तो ये कैसे बढ़ेगी, कैसे डिपेंड होगी, उसके बारे में भी आज हम लोग इसी लेक्चर में बात करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फजान्स रूल, ठीक है। बात करें कैसे पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो सकती है, देयर आर वेरियस स्टेप्स, आ गया, देयर आर वेरियस स्टेप्स। तो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट कटायन। कटायन के पास क्या होती है बच्चों, कटायंस हैव पोलराइजिंग, नहीं, पोलराइजिंग पावर, ठीक है, इसके पास क्या है, पोलराइजिंग पावर है। अब बड़े सारे अलग अलग तरीके हैं पोलराइजिंग पावर को बदलने के या फिर बढ़ाने के। सबसे पहला और सबसे आसान कह सकते हो, साइज ऑफ द कटायन, साइज ऑफ द कटायन। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो एक आपका कटायन है इतने साइज का, एक आपका कटायन है इतने साइज का, एक आपका कटायन है इतने साइज का, समझ रहे हो, फॉर एन एग्जांपल, और एक आपका कटायन है इतने साइज का। तो इसमें से किस कटायन के पास ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, इनमें से किस कट, मान लो सब +1 है, ये भी आपका 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 +1, मान लो ये आपका सोडियम है, ये पोटेशियम है, कुछ भी अलग अलग है, सब +1 ही डोनेट कर रहे हैं। तो अगर इनका साइज चेंज होगा, साइज अलग अलग होगा, तो किसके पास कितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। एक्चुअल में बच्चों जिसका साइज जितना स्मॉल होगा, स्मॉल साइज, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। जिसका जितना छोटा साइज होगा उतना ही उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और जितना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जिसका जितना अपना क्या बोल सकते हैं, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ये कैसे पता करोगे, अगर सेम चार्ज है, सबका सेम चार्ज है, तो यू विल सी द साइज ऑफ द कटायन। जिसका साइज सबसे छोटा है, साइज समझते हो ना, जिसका एटम सबसे छोटा है, दैट इज साइज, वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, ठीक है, उसकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। समझ में आई बात। फिर नेक्स्ट है बच्चों चार्ज ऑन द कटायन, चार्ज ऑन दी कटायन, चार्ज ऑन दी कटायन। चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चों, मान लो आपके पास कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो आपके पास है Na है, Na के पास +1 चार्ज है, ठीक है, आपके पास Mg है 2+, Al है 3+, मान लो कि ऐसा है।
अब यहां पर आप देखो तो साइज ऑलमोस्ट सेम है, बिकॉज ये एक पीरियड के है ना, दोनों सबके सब एक ही पीरियड के, तो इसका साइज सेम ही होगा, ऑलमोस्ट सेम ही होगा। बट अगर आप देखो तो इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज, इसके पास दो, इसके पास तीन। तो भैया इससे आप कैसे पता चलाओगे किसके पास ज्यादा पोलराइजिंग पावर है? भैया ध्यान से सुनेंगे, जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज, जिसके पास मोर चार्ज मोर पोलराइजिंग पावर, समझ में आई बात? जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर, और जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, समझ रहे हो? उतना ज्यादा क्या हो जाएगा बच्चों आपका कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं बच्चों जहां से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा किस कटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। पहला आप क्या देखोगे, अगर चार्ज सेम है तो आप क्या देखोगे, साइज। जिसकी साइज स्मॉल है, जितना छोटा कटायन है उतना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी और उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। फिर आप देखोगे चार्ज ऑन द कटायन, जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज ज्यादा पोलराइजिंग पावर और ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम लोग चलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ थर्ड पॉइंट, एक थर्ड पॉइंट भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PNC भी कहते हैं, PNGC है ना भाई, हाँ PNGC, ठीक है, PNGC भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नाउ इन दिस कंडीशन बच्चों आपकी एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? अगर किसी भी कंपाउंड के, किसी भी कटायन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट की कॉन्फ़िगरेशन ये है NH2 NP6 और ND10, अगर कुछ इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है, सो दैट कंपाउंड हैव बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर, बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उस भाई साहब के पास, ठीक है, बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर उस भाई साहब के पास होगी। कैसे? बात करें किसकी? कॉपर की बात करते हैं। कॉपर बेस्ट एग्जांपल है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 29, सही है। क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया? 2 2 4 6 10 6 2 8 18, और यहाँ पे आके आ जाएगा बच्चों आपका 3d10 4s1, ऐसे ही होता है, सही है। काउंट करो, इधर 10 इधर 8, हाँ सही है, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मान लो कॉपर ने क्या किया, कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, यानी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से क्या किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ा दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां से उड़ा दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, बट इट हैव दिस कॉन्फ़िगरेशन, सी दिस, इट हैव 3s2 3p6 3d10 ns2 np6 nd10, so it has pseudo noble gas configuration। pseudo मतलब क्या, झूठा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है ये वाली, बट दिस इज नॉट नोबल गैस। कॉपर नोबल गैस नहीं होता, पर ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद नोबल गैस की तरह एक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद नोबल गैस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन होती है कटायन फॉर्म करने के बाद, दे हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, दे हैव वेरी हाई पोलराइजिंग पावर। अगर एग्जाम में कॉपर आ गया तो कॉपर किसी भी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है इसके पास पोलर, समझ रहे हो, ठीक है। सो कॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ Ag भी आता है, Ag के पास, Ag भी यही सूडो आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है। तो Ag भी अगर आपको एग्जाम में कहीं दिख गया, सो इट ऑल्सो हैज वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, समझ में आई बात। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर से करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट जरूर से करेंगे बच्चों अपनी बुक में, समझ में आ गई बात। तो ये तीन अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये तीन अलग अलग रीजंस हैं जहां से पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो सकती है, जहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसकी पोलराइजिंग पावर इससे ज्यादा है।
इसकी पोलराइजिंग पावर उससे ज्यादा है, समझ रहे हो। सो यू कैन कंपेयर बिटवीन द कटायंस, आप कटायंस के बीच में क्या कर सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस 3 मेथड्स। समझ में आई बात, नोट डाउन कर ले, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनायंस की। चलो लेट्स टॉक अबाउट अनायंस, लेट्स टॉक अबाउट अनायंस। अब अनायंस के अंदर क्या होता है बच्चों, अनायंस के अंदर होता है पोलराइजेशन। अनायंस के अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन, बिकॉज अनायंस ही तो अपना शेप जो है वो चेंज कर देते हैं ना। तो अनायंस के अंदर क्या होता है, पोलराइजेशन। दो तरीके हैं सिर्फ हम लोग को पढ़ने, बड़ा सिंपल सिंपल। सबसे पहला है साइज ऑफ द अनायन, साइज ऑफ द अनायन क्या कहता है, ये कहता है बच्चों, इफ साइज इंक्रीज, मतलब अगर बड़ा अनायन होगा, ज्यादा बड़ा अनायन होगा, तो उसकी पोलराइजेशन भी ज्यादा होगी। बात समझ में आई। ठीक उल्टा, वहां पे उल्टा था ना, वहां पे क्या था, साइज छोटा था तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा थी। यहां पे क्या है, ठीक उल्टा। साइज ऑफ द अनायन में क्या है, अगर साइज ज्यादा है, इफ साइज इंक्रीजेस देन पोलराइजेशन इंक्रीजेस। अगर पोलराइजेशन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं सीसी लिख रहा हूं, तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, दिस इज कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसके अंदर होगी, सबसे ज्यादा होगी आयोडीन के अंदर, विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट यू कैन। ठीक है, साइज ऑफ द अनायन, किसका साइज ज्यादा है, आयोडीन का साइज ज्यादा है, तो ज्यादा पोलराइजेशन इसके अंदर होगी। इसका मतलब इससे जो बॉन्ड बनेगा उसके अंदर ज्यादा कोवेलेंसी होगी, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसके पास। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका बच्चों क्या है, सेकंड तरीका है बच्चों चार्ज ऑन द अनायन, चार्ज ऑन द अनायन, एंड इट इज द सेम एज द कटायन। क्या लिख दिया मैंने अनायन का स्पेलिंग, चार्ज ऑन द अनायन। क्या बोल रहा है ये, मोर चार्ज मोर पोलराइजेशन। समझ रहे क्या बोला, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा पोलराइजेशन, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा बच्चों क्या, पोलराइजेशन, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतने ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। समझ रहे हो, ठीक है। सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज जिससे आप ये पता कर सकते हो कि किसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, किसके। समझ में आ गई बात है, समझ में आ गई, ठीक है। आ जाओ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व करो। मान लो मेरे पास है LiCl, मान लो मेरे पास है NaCl, समझ रहे हो, ठीक है। या फिर मान लो मेरे पास है HCl, फिर इसको डायरेक्ट लिखते हैं ना, HCl। अब मुझे जरा बताओ कि किसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, किसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। देखो सबसे, अभी देखो अनायन सेम है, इसका भी अनायन सेम है, इसका भी अनायन सेम है, अनायन सेम है। चलो अनायन को भूल जाओ, कटायन की बात करें। कटायन को देखो, सबसे छोटा साइज, फिर उससे बड़ा साइज, फिर उससे बड़ा साइज। सबसे छोटा साइज इसका है, मतलब सबसे ज्यादा पोलराइजेशन पावर इसकी होगी, मतलब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसके होंगे, फिर इसमें होंगे, फिर इसमें होंगे। समझ रहे हो, तो सबसे पहला ये, फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये। समझ में आई बात, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं HF, HCl, HBr, HI, इसमें किसमें सबसे ज्यादा होंगे, देखो यहाँ पे साइज बड़ा है, यहाँ पे कटायन सेम है लेकिन अनायन चेंज हो रहा है। तो अनायन को देखो, अनायन यहाँ पे क्या है बच्चों, ये वाला, इसका साइज ज्यादा है, ज्यादा बड़ा साइज है, तो ये इसके अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, बिकॉज इसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई। सो यही है नॉर्मल सा कंसेप्ट आपका फजान्स का, दिस इज नथिंग बट एवर फजान्स रूल। समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे चलते, लास्ट टॉपिक है बच्चों हमारा रेजोनेंस। नाउ रेजोनेंस क्या होता है, ध्यान से सुनो। बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोग का, 5 मिनट लूंगा सिर्फ। रेजोनेंस बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जहां पर आपका कंपाउंड स्टेबिलिटी की तरफ भागता है, स्टेबिलिटी की तरफ भागता है। कंपाउंड स्टेबिलिटी आती है किससे, रेजोनेंस। कंपाउंड स्टेबिलिटी आपकी आती है किससे, रेजोनेंस से। फॉर एग्जांपल
दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कुछ ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, सपोज दैट ऐसा कुछ आपका कंपाउंड है। अब यहां पर ये कंपाउंड अनस्टेबल होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज के तलाश में रहेगा, सही है। बट यहां पर एक चीज होगी जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या होगा पता है, ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा यहां पे, सही है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहां पे, तो ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, इस वाले यहां पे चार्ज बन जाएगा। कैसा दिखेगा ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब अगर आप ध्यान से देखो तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे था पहले, इस ऑक्सीजन पे। नेगेटिव चार्ज इज नथिंग बट 2 इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड इज ऑल्सो नथिंग बट 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इस कार्बन ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बन गया, और ये बॉन्ड टूट गया, वापस कहाँ पर आ गया, यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज रिपीट होगी, ये बच्चों यहाँ पे जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इसके ऊपर। समझ रहे हो कैसे बनेगा? तो इन दिस स्ट्रक्चर विल लुक लाइक समथिंग ऐसा, क्योंकि ये देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आ गया ऐसा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे डबल बॉन्ड, समझ रहे हो। फिर ये वापस घूमेगा, ये वापस यहाँ पे जाएगा और ये वाला चार्ज वापस यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो। सो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे एक बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये वाला डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, सही है। और लास्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, ये आएगा यहाँ पे और ये वापस शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, जिससे ये कंपाउंड वापस यही बन जाएगा, जो पहले था वही कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। तो इससे कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का मतलब ये है कि बॉन्ड और आयन एक ही कंपाउंड के अंदर घूमते रहते हैं। बॉन्ड और आयन एक ही कंपाउंड के अंदर क्या होते रहते हैं बच्चों, घूमते रहते हैं। जिससे होता क्या है, जिससे आपका कंपाउंड स्टेबल होता है, जिससे आपकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी आती है, एंड दिस इज नथिंग बट अ रेजोनेंस, ठीक है। शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से यही रेजोनेंस है बच्चों। एक और एग्जांपल लें, जैसे मान लो क्या था बताएं आप, सी मान लो यहाँ पे आ गया है, क्या बताएं यार, हाँ चलो यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नहीं नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ और एक मान लो नेगेटिव चार्ज, कुछ नहीं होगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये नेगेटिव, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, समझ लो। तो मतलब बॉन्ड और चार्ज शिफ्ट होते रहते हैं पूरे कंपाउंड में, घूमते रहते हैं पूरे कंपाउंड में, जिससे आपका कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका रेजोनेंस। दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस। बात समझ में आ गई, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। रेजोनेंस एनर्जी भी है, एनर्जी जनरेट होती है जिसकी वजह से, ठीक है। तो बच्चों आई होप आप लोग को ये लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। पजांस रूल तो मैंने एकदम डिटेल में सिखा दिया, रेजोनेंस में मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। तो इसी के साथ ये लेसन यहीं पे खत्म होता है बच्चों, ठीक है। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ इस लेसन को पढ़ा के, आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, पर कोई बात नहीं, मज़ा बड़ा है, ठीक है, चलेगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में, जहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ नए कंसेप्ट पढ़ा रहा रहूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड बाय बाय।